हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में हैलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन इन तीनों के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये एरोमेटिक कंपाउंड के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये मेनली दो टाइप का होता है, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, अब सबसे पहले ये हम लोग अल्काइलेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एसाइलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है अभी उसमें। ठीक है, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है कि मेनली अल्काइल ग्रुप जो होता है वो सब्सटीट्यूट होता है। ठीक है, H+ जो होता है इलेक्ट्रोफाइल उसको सब्सटीट्यूट करता है, तो इसीलिए इसका नाम है फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो R+ है, मतलब अल्काइल कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन है ना, ये क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म करता है और ये रीअरेंजमेंट भी हो सकता है इसका। और याद रखोगे, अगर मेंशन है कि अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर मेंशन कर रहा है तब आप लोग उसका रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे, और अदरवाइज़ उसका रीअरेंजमेंट जो है हमेशा कराकर आप उसका प्रोडक्ट हमेशा उसका लिखोगे। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद देखो रिएजेंट क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो हम लोग को मेनली कार्बोकेटायन बनाना है, तो कार्बोकेटायन जनरेट करने का जो भी आप लोगों ने मेथड अभी तक पढ़ा था ना, वो सारे मेथड को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो RX है, AlCl3 लुईस एसिड हमने लिया, तो लुईस एसिड का काम क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लेके जाना, यहाँ से X को लेके बाहर निकल गया, R पे क्या बन गया प्लस, ये क्लासिकल कार्बोकेटायन बना और इनका आप रीअरेंजमेंट भी करा सकते हो। उसी तरह से अगला देखो हमारा एल्कोहल। एल्कोहल का भी हमने देखा था ना कि जब हम लोग करते थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें कार्बोकेटायन जब बनाते थे तो अल्कोहल को पहले हम प्रोटोनेट कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल एसिडिक मीडियम हमने लिया, एसिडिक मीडियम के लिए डाइल्यूट H2SO4 लिख सकता है, वो H3PO4 लिख सकता है, या HF भी लिख सकता है, HF भी मेंशन हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है तो मतलब इनका काम मेनली क्या है, H+ प्रोवाइड करना। तो H+ जब इसको प्रोटोनेट करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर जब इसको प्रोटोनेट करेगा तो क्या बना लेगा, ये ROH2+ और फिर ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका कार्बोकेटायन प्लस वाटर। ये तो मैकेनिज्म हमने पढ़ रखा है पहले भी। ठीक है, अब देखो अगला, अगर मान लेते हैं लुईस एसिड दे देगा अल्कोहल के साथ, तो लुईस एसिड का काम क्या होता है, देखो एक तरह से H+ क्या है, लुईस एसिड ही तो है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लुईस एसिड लाइक BF3 AlCl3 भी लेंगे, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो ये भी क्या करेगा, इस अल्कोहल को लेकर इस OH ग्रुप को लेकर निकल लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अगर BF3 लोगे तो ये बन जाएगा, AlCl3 लोगे तो ये बन जाएगा। मतलब ये क्या करता है, OH को यहाँ से एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना के बाहर निकाल देता है। तो क्या बन गया हमारा R+, यानी यहाँ पर भी हमारा कार्बोकेटायन बन गया। फिर हमने पढ़ा था अल्कीन। अल्कीन में H+ का एडिशन कुछ इस तरीके से ऐड होता था ना, शायद स्टेबल कार्बोकेटायन बनता था। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था, सेम यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बन गया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये चलो मेथड, ये अभी हमारा मेथड है ना, ये मान लो अभी हम लोगों ने पढ़ा, या मान लो अभी हम लोग के लिए बोल सकते हैं कि न्यू है। लेकिन बाकी ये जो अदर 3 मेथड्स है, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि यहाँ से कैसे कार्बोकेटायन को जनरेट करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे इन सभी मेथड से हम लोग R+ को जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन इज नॉट लिमिटेड फॉर दिस रिएजेंट ओनली, यानी कि ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड तक लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ वहाँ से कार्बोकेटायन को बना सकते हो। अगर आप चाहोगे तो अल्कोहल से भी बना सकते हो और अल्कीन से भी बना सकते हो। ध्यान में इस बात को रखोगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप NCERT पढ़ोगे तो वहाँ पे फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में सिर्फ ये रिएजेंट लिख दिया है, तो आप लोग के मन में ये पहले से कॉन्सेप्ट बना रहता है कि सिर्फ अल्काइलाइड ही फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कराता है। ऐसा नहीं, अल्काइलेशन का मतलब हमें अल्काइल कार्बोकेटायन चाहिए। अब वहाँ पे कोई भी आप अल्काइल कार्बोकेटायन ले सकते हो, मतलब जो आपको वहाँ पर अल्काइल कार्बोकेटायन फॉर्म कर सकता है। तो ये अदर 3 रिएजेंट भी बना सकते हैं। और भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे जो R है ना, R के साथ X लिखा हुआ है, सपोज मान लो यार 3 डिग्री होगा। अगर ये 3 डिग्री होता तो क्या होता कि आराम से X वहाँ से निकल सकता था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसा हमने SN1 में पढ़ा था। तो वहाँ पर भी तो कार्बोकेटायन बनता था, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन हमने पढ़ा था। तो उन सभी जगह पे जैसे कार्बोकेटायन फॉर्म करता है, आप उस तरह से फॉर्म कर सकते हो। मेनली यहाँ पे हमें कार्बोकेटायन बनाना है। अब देखते हैं मैकेनिज्म। रिएक्शन सबसे पहले क्या है, तो रिएक्शन ही हमने बेंजीन लिया, बेंजीन में RX से अटैक करा दिया। तो भाई ये हमारा जो R है वो बेंजीन के H+ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहाँ पे R लग गया, तो हमारा अल्काइल बेंजीन बन गया। अब देखो उसका मैकेनिज्म क्या है भाई, सबसे पहले RX जो है वो AlCl3 से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने पे कार्बोकेटायन बन गया R+। अब वो R+ जाके अटैक करेगा बेंजीन पे। जैसे बेंजीन पे जाके अटैक किया, अटैक करने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटायन आपका फॉर्म कर गया, एंड देन उसके बाद आपका ये अल्काइल कार्बोकेटायन जो है उस पर जाके अटैक कर दिया। ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अल्काइल कार्बोकेटायन बन गया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल CH3 क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो अपने रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे और पैरा पे क्या लाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लाएगा। तो अब देखो ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकता है, तो ये CH3 प्लस जनरेट कर सकता है। तो CH3 प्लस, क्योंकि Cl जो है वो तो इसको लेकर बाहर निकल गया, तो CH3 पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब CH3 प्लस जनरेट हुआ। वो CH3 प्लस ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर सकता है। तो आपका एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा CH3 और प्लस एक प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बन जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों CH3 ऑर्थो पे आ जाएगा। तो इस तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल है। पहले हम लोग असाइलेशन खत्म कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगला रिएक्शन, दैट इज फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो RCO ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं असाइल ग्रुप। अब ये असाइल ग्रुप किसी कंपाउंड में अगर आप इंट्रोड्यूस कराओगे, किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो एरोमेटिक कंपाउंड हो या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो, तो फिर रिएक्शन को हम कहते हैं असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की बात की है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल है ये RCO, देखो C पे प्लस है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस करके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया असाइलियम आयन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी हमने एक सबसे पहले सारे इलेक्ट्रोफाइल का अगर हम लोग बात कर ले, तो सबसे पहला इलेक्ट्रोफाइल था तुम्हारा हेलोनियम इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रफली थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। इसका यूज़ अभी आगे हम लोग करेंगे। X+, फिर हमने NO2+ लिया था, फिर हमने S पे डेल्टा पॉजिटिव लिया था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, काफ़ी कम। इस रीज़न से इन तीनों का जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, तो इसमें हमने जो रिएजेंट यूज़ किया था वो रिएजेंट कौन था, एक था R+ और एक रिएजेंट यूज़ कर रहे RCO+। अब कार्बन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना भी ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होगा, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरह से जब हम RCO+ की बात करते हैं, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग के साथ रेजोनेंस में, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, और ज़्यादा डेमोलिश हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो कार्बोकेटायन है वो और यहाँ पे असाइलियम आयन है, ये दोनों ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो मतलब फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो आप इलेक्ट्रोफाइल का नेचर आप देखोगे वो क्या है, वीक नेचर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट का यूज़ है वो भी हम लोग आगे करेंगे। अभी यहाँ तक इस बात को आप अच्छे से याद करके रखोगे। उसके बाद देखो ध्यान से एक चीज़ को, हमने यहाँ पे ये बोला कि अगर मान लेते हैं ये जो असाइलियम आयन जो आपका बन रहा है, ये आपका बन गया यहाँ पे रिएजेंट। ठीक है, तो रिएजेंट में मेनली C पे प्लस पे जाके अटैक करेगा वो। तो अब सबसे पहले रिएजेंट क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो RCOCl है, तो RCOCl है, AlCl3 लुईस एसिड ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो लुईस एसिड है वो इस Cl को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लेके चला गया, तो क्या बन गया, AlCl4-। और ध्यान से देखो यहाँ पे C पे क्या आ गया, प्लस, मतलब कार्बोकेटायन बन गया हमारा। उसी तरह अगला देखो यहाँ पे एनहाइड्राइड ले रहे हैं, एनहाइड्राइड में हमने AlCl3 लिया, यानी कि लुईस एसिड ले लिया। तो जैसे हम इसको लुईस एसिड लेते हैं तो क्या करता है, इस एनहाइड्राइड को, इस वाले ग्रुप को, जैसे यहाँ पे Cl को हटा रहा था, यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को हटा दिया, ये बन गया हमारा कार्बोकेटायन। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग को क्या जनरेट कर लिए, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट के लिए। तो आप एनहाइड्राइड से भी यूज़ कर सकते हो और आप असाइल क्लोराइड से भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लो अब रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन देखो बेंजीन लिया, RCOCl ले लिया और AlCl3 ले लिया लुईस एसिड, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट का मैकेनिज्म क्या होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों मिलके कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देगा, RCO+ इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, तो यहाँ पे RCO+ इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल जाके किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे। देखो बेंजीन पे जाके अटैक कर रहा है। जब बेंजीन पे जाके अटैक किया तो अगेन वही सेम मैकेनिज्म, ये एक तरह से क्या है, E पे प्लस है। अब इसका मैकेनिज्म बहुत कॉमन हो गया है। अब यहाँ पे अटैक कर गया, उसके बाद ये COR बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, Cl क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ये CH3COCl ये दोनों मिलकर कौन सा रिएजेंट प्रोड्यूस कर दिया, CH3CO+, ये इलेक्ट्रोफाइल दे देगा। जैसे देता था ना RCO+, तो CH3CO+ दे दिया। अब ये CO+ जाके ऑर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे, देखो पैरा पे और ऑर्थो पे जाके अटैक किया, तो दो प्रोडक्ट आपका फॉर्म कर गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कराते हैं। तो अल्काइलेशन इसलिए हमने कहा था रिएक्शन को, क्योंकि वहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो था वो जाके जोड़ रहा था, और असाइलेशन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे असाइल ग्रुप जाके जो है वो जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लो। उसके बाद फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर लिमिटेशन भी है कुछ इसके, उन लिमिटेशन पर हम लोग बात करते हैं।
ठीक है। अब हम लोग लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि हमने देखा था कि फ्रेडल क्लाब अल्काइलेशन में चूंकि क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म करा था तो उनका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल था, ठीक है। तो इसलिए मिक्सचर ऑफ अल्काइल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर जाता है। जैसे एक तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया, बेंजीन ले लिया, यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड हमने लिया और AlCl3 से रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। अब ये 2 प्रोडक्ट का मैकेनिज्म जानते हैं क्या है। सबसे पहले ये प्रोपाइल क्लोराइड लिया, AlCl3 के रेस्पेक्ट में ऑब्वियसली ये Cl को लेके चला गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया और ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके ये बन गया। मतलब ये है कि हमारे पास 2 कार्बोकेटाइन फॉर्म कर गया। अब ये दोनों कार्बोकेटाइन में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। मतलब ये कि इसका इसमें कन्वर्ट होने का चांसेस ज़्यादा है, मतलब इसका परसेंटेज मिक्सचर में ज़्यादा होगा, इसका परसेंटेज मिक्सचर में कम होगा। इसलिए ये ज़्यादा अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पे। तो देख लो हमने कहा ये ज़्यादा अटैक कर रहा होगा बेंजीन पे, तो इससे प्रोडक्ट जो बन रहा होगा ये आपका बन जाएगा ज़्यादा और इससे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, कम, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि रीअरेंजमेंट के कारण मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। तो ये जैसे कि मान लो कि जब आपने प्रोपाइल क्लोराइड लिया था तो आपका पूरा एक्सपेक्टेशन था ये बनना चाहिए था, प्रोपाइल बेंजीन बनना चाहिए था, बट आपको इसके साथ साथ ये भी मिला जिसमें ये ज़्यादा बन गया। तो एक तरह से इसे हम इसलिए लिमिटेशन में हम लोग कंसिडर करते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये है कि अराइल, विनाइल और ब्रिज कार्बन हैलाइड को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते एज अ अल्काइल हैलाइड कंपोनेंट फ्रेडल क्लाब अल्काइलेशन में, क्योंकि अल्काइलेशन में आपको याद होगा हमने RX यूज़ किया था, तो वहाँ पे जो RX है वो अराइल नहीं हो सकता, या मान लो कि आप विनाइल नहीं ले सकते, आप ब्रिजहेड कार्बन हैलाइड नहीं ले सकते, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन ऑब्वियसली अनस्टेबल होता है। जैसे यहाँ पे देखो हमने अराइल क्लोराइड ले लिया, यहाँ पे हमने विनाइल क्लोराइड ले लिया, यहाँ पे हमने ब्रिजहेड हैलाइड ले लिया, इन तीनों के साथ रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं किया, फ्रेडल क्लाब अल्काइलेशन नहीं हो पाया, क्योंकि pH+ यहाँ पे जब आपका डेल्टा पॉजिटिव आएगा और जब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और जब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो इन तीनों कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल, ये हमने SN1 में भी डिस्कशन कर रखा है। तो इसलिए ये तीनों ही हमारा अनस्टेबल होगा, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो यहाँ तक आप नोट करो, उसके बाद फिर और कुछ लिमिटेशन है उन पर हम लोग बात करेंगे। ओके, हमारा अगला जो लिमिटेशन है वो ये है कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो पुअर यील्ड देता है, या कह सकते हैं कि रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, या नहीं बोल सकते रिएक्शन नहीं प्रोसीड करता है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 ग्रुप, SO3H ग्रुप, CF3 ग्रुप या साइनाइड ग्रुप, अगर ये सब अगर ग्रुप लगा रहेगा बेंजीन में तो रिएक्शन जो होता है काफ़ी स्लो होता है, या कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करता है। क्योंकि देखिए ये जो ग्रुप होता है ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसने क्या कर दिया कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लिया या एरोमेटिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लिया, तो मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोफाइल भी जो यूज़ कर रहे हैं उनका भी नेचर क्या है, वीक है, तो उनका नेचर भी वीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमने विड्रॉ कर लिया, तो कुल मिला के वहाँ पर जो यील्ड होता है वो हमारा रिएक्शन का काफ़ी पुअर होता है। उसी तरह से जैसे एग्जांपल तो हमने यहाँ पे ग्रुप G लगा दिया और यहाँ पे NO2 CF3 SO3H ग्रुप G के जगह अगर लगा रहेगा तो हम कह सकते हैं फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो। देखो यहाँ पे अल्काइलेशन है, RX ले रहे हैं, और यहाँ पे RCOX ले रहे हैं, मतलब असाइलेशन है। दोनों में ही हमने क्या बोला, नो रिएक्शन। उसी तरह से सेम अगर मान लो एक और भी है पुअर यील्ड में, जब आप NH2 NHR या NR2, ठीक है, जब ये सब अगर ग्रुप लगा रहेगा तो भी रिएक्शन जो है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन काफ़ी क्या होता है, स्लो होता है। इसका रीज़न थोड़ा समझते हैं ध्यान से। हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो सभी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने के कारण ये लोन पेयर जो लुईस एसिड होता है या H+ जो होता है जो अवेलेबल किस में होगा, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में, उसके साथ रिएक्ट करके क्या कर लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, या बोल सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में वो क्या कर लेता है, कन्वर्ट हो जाता है खुद को, और इस कारण रिएक्शन जो होता है काफ़ी स्लो हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो NH2 है, AlCl3 को अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, क्योंकि लुईस एसिड है, लुईस बेस की तरह बिहेव किया, तो जैसे डोनेट कर दिया तो एक सॉल्ट बन गया, या कह सकते हैं NH2 पे प्लस आ गया, मतलब वो क्या हो गया, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। इस कारण तुम्हारा क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। सिमिलर वे में अगर हम कह सकते हैं NHR, तो N का लोन पेयर क्या हो जाएगा, डोनेट कर देगा, तो N पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो वो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जो
जो एनिलीन होगा, बेंजीन पे NH2 लगा दो, एनिलीन जो है वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। ये बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाई एनिलीन डज नॉट शो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो सिंपल लॉजिक होगा, NH2 के पास लोन पेयर होने के कारण ये अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, लुईस एसिड को डोनेट कर दे रहा है, जिसके कारण ये अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहा है मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। और चूंकि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जो यूज़ करते हैं वो वीक नेचर का होता है, इसलिए रिएक्शन का जो यील्ड होता है वो काफ़ी पुअर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो। अब हम इस पे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने कुछ सवाल दे रखा है, सारे सवाल जो है वो बेस्ड है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पे। ठीक है, ये देखो एक सवाल जो है इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ। AlCl3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली इसका लोन पेयर जो है इसको प्रोटोनेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका AlCl3, इस पर प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ये जब विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, तो आपका कार्बोकेटाइन तैयार है। कार्बोकेटाइन आपका बन गया डबल बॉन्ड O AlCl3, ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन जो होगा वो किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा। बेंजीन पे अटैक करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ से देखो H+ रिलीज़ होगा। जब ये C+ यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो इसके H को रिप्लेस करेगा, ये H इसको प्रोटोनेट कर देगा OAlCl3 को, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, AlCl3 बाहर हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इससे ये बेंजीन डायरेक्ट जुड़ गया, तो C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे क्या है CH2, उसके बाद फिर CH2, उसके बाद फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, और देखो यहाँ पे O AlCl3 हटा और ये H जाके इस पे लग गया, मतलब OH बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ये आपका बन गया प्रोडक्ट A। अब बोला जा रहा है इसको रिएक्शन किससे करा रहे हैं, SOCl2 और फिर PCl5। तो सबसे पहले SOCl2 से रिएक्शन करा दे रहे हैं, तो SOCl2 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप लोगों को पता है क्या होता है। तो हमने बेंजीन लिखा, C डबल बॉन्ड O CH2 होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड O, OH हट के Cl लग गया। अब देखो PCl5 क्या करेगा, PCl5 यहाँ के Cl को लेके जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन, मतलब ये अब ये इस पर अटैक करेगा। तो कितना मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जा रहा है। तो आपका 6 मेंबर रिंग इस तरीके से बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बन गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कराया क्योंकि एक दो बार आपका एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को करा दिया। अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार इसको अपने से एक बार बना के ट्राई करोगे, फिर उसके बाद यहाँ से मैच कर लोगे कि सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पे बेस्ड है। सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स का कुछ रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।